हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। सो ज्वाइन कीजिए आप सभी लोग। उसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं आपकी तैयारी को लेकर के। फिर एक क्वेश्चन पेपर, जैसा कि मैंने आप सभी से बोला कि इधर हम लोग एक क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं। जिन लोगों के पास इस सेशन का लिंक मिला है, आप फटाफट से ज्वाइन हो जाएं और उसके बाद फिर हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलो। तो सबसे पहले तो चर्चा करते हैं आपकी तैयारी को लेकर के कि आपकी प्रिपरेशन के क्या हालात हैं, क्या-क्या चीजें आपने पढ़ ली हैं। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा जो आपका पिछला एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में क्या-क्या निष्कर्ष मिले, उस क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको क्या-क्या पता लगाना चाहिए। इन सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। ओके, चलो। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, सारी चीजें ठीक तरीके से चल रही है ना? एवरीथिंग इज क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। चलो, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन पेपर को करेंगे। और देखो, क्वेश्चन पेपर करने का उद्देश्य क्या होता है। एक तो प्रीवियस ईयर में जो सवाल आए उनके जवाब आपको पता रहे, उससे रिलेटेड जो नए सवाल बन सकते हैं करंट डेटा से रिलेटेड, वो चीज आपको जानकारी हो जाए। और तीसरी बात, आपको क्या पता चल जाए कि आपके सिलेबस से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था पिछली बार। आपके पीजीटी एग्जाम की बात करेंगे। एक क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलमोस्ट करा रखा, शायद अभी उसमें एक पार्ट बाकी है। ओके, वेट। हाँ, और बाकी जो है, आज मैं इसमें दूसरा क्वेश्चन पेपर आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। उसमें आपको कुछ चीजें जानने को समझने को मिलेंगी और क्वेश्चन से रिलेटेड जो करंट डेटा है उनकी भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो कह दीजिए, अदरवाइज मैं इस क्लास को फिर कंटिन्यू करूं। किसी की क्वेरी हो, कोई बात आपको बोलनी हो, आप बेझिझक जो है बोल सकते हैं। एनीवन? और आज जो क्वेश्चन पेपर कराऊंगा तो उससे आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इनके जवाब अगर आज के टाइम में क्वेश्चन पेपर इस तरीके का आपके सामने आ जाए तो आप इसमें जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो इससे आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब कराएंगे, वही वही करने वाला हूं ना, जस्ट वही करने वाला हूं। ओके, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं सेशन को। ये है क्वेश्चन पेपर, उम्मीद है कि आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे और पहला सवाल यह है कि नीति आयोग का अनुमान है कि 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत के लिए कितने वित्त पोषण की आवश्यकता होगी। तो ये सवाल बेसिकली देखो उस टाइम का था, इट मीन्स 2018-19 का था, है ना। और इसमें पूछा गया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत के लिए कितने फंड की आवश्यकता होगी। तो उस टाइम तो इसका राइट आंसर क्या, 1000 करोड़ रुपए। लेकिन आज के टाइम में अगर आप बात करेंगे कि इस वाले बजट में स्वास्थ्य पे कितना पूरा खर्च करेगी सरकार, तो जो बजट 2023-24 है, 2023-24 के बजट में सरकार स्वास्थ्य पे कितना करेगी, सरकार जो इस पे स्वास्थ्य पे खर्च करने वाली है वो है रुपए 36,785 करोड़। ठीक है, तो ये तो चलो मैंने अभी आपको करंट का डेटा बता दिया, पहली चीज। अब देखो और क्या सवाल बन सकता है। अब क्योंकि ये सवाल देखो फंड एलोकेशन से था, यानी कि कितना जो है फंड एलोकेट किया जा रहा है। अब इसमें देखो और भी जो योजनाएं हैं, मैंने आपको बजट वगैरह पढ़ा रखा, उसमें कुछ देखो फेमस वाली योजनाएं होती है ना। जैसे आज के टाइम में मनरेगा तो खैर हमेशा से फेमस है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना को ले सकते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, प्रधानमंत्री आवास योजना को आप ले लीजिए, उस पे देख लीजिए कितना फंड एलोकेशन हुआ है इस बजट में।
इसी प्रकार से आप पीएम किसान योजना को ले लीजिए। पीएम किसान योजना में देख लीजिए कि कितना फंड एलोकेशन हुआ है 2023-24 के बजट में। तो आपको याद होगा जब मैंने आप सभी को बजट पढ़ाया था तो उधर मैंने कुछ मेजर्स स्कीम के लिए, कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए इस बात पे चर्चा किया था कि सरकार कितना जो है फंड एलोकेट कर रही है। ओके। कोर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कितना पूछ सकता है सर? देखो, आपके पिछले जो 2 क्वेश्चन पेपर हुए, उसमें जो कोर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन थे, मैक्सिमम। देखो, कोर इकोनॉमिक्स में हम लोग किसको काउंट कर रहे हैं? पहले एक बात ये भी समझिए ना कि आपके कोर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? कोर इकोनॉमिक्स से यहां मैं बात कर रहा हूं, देखो, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से, माइक्रो, माइक्रो, ट्रेड, इनको मैं कोर इकोनॉमिक्स मान के चल रहा हूं। और मेरा अनुमान है कि ये आपके सिलेबस में ही जब लिमिटेड है तो इससे जो सवाल पूछेंगे वो ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा पूछेंगे, तब वो पूछेंगे 25 से 30 क्वेश्चन। बाकी ओवरऑल आपका क्या है, इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड चीजें हैं, झारखंड इकोनॉमी रिलेटेड चीजें हैं। और झारखंड इकोनॉमी में भी आप देखेंगे तो जो झारखंड की पॉलिसीज स्कीम्स हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे कि अब बजटरी सिस्टम को ले लिया आपने, टैक्सेशन सिस्टम को ले लिया, बैंकिंग सिस्टम को ले लिया, ये ऑलमोस्ट चीजें मैं ये मान के चलता हूं कि ये इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। सो अगर आप देखेंगे तो आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इंडियन इकोनॉमी को लेकर के है। और इस बार भी अपना टारगेट आप बना लें कि 120 प्लस क्वेश्चन जो आएंगे वो अर्थव्यवस्था या उससे संबंधित टॉपिक से आएंगे, क्योंकि कोर इकोनॉमिक्स सिलेबस में बहुत कम है। ओके सर, आपके साथ जुड़कर मुझे इकोनॉमिक्स, थैंक यू, थैंक यू। ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? ग्रोथ मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है तो उससे क्वेश्चन कैसे आएंगे बताइए। लेकिन एक चीज और, अब जैसे कि आपने चर्चा किया ग्रोथ मॉडल की, देखो आप में से सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ओके, आप में से सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सो जो बेसिक बातें होती हैं ग्रोथ मॉडल की, बेसिक बातें इन द सेंस क्या, कि जो क्लासिकल मॉडल थे उसको किस मॉडल को किस अर्थशास्त्री ने दिया। जैसे आपसे पूछ ले कि प्रबल धक्का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए किसने दिया, रोजस्टीन रोडा ने दिया। आपसे पूछ ले जो एक होता है ना आर्थिक विकास के चरणों की बात किसने किया, रोस्टोव ने किया। असंतुलित विकास की बात किसने किया, हर्षमैन ने किया। सो मैं एक काम करता हूं, आप लोगों को मैं एक छोटी सी 1-2 पेज की पीडीएफ दे दूंगा, ऐसे उसमें वन लाइनर टाइप के रहेंगे ग्रोथ के। देखो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सभी आप लोग मेरे साथ शेयर करिए। किसी भी यूनिट में कोई भी दिक्कत आ रही है आप मेरे साथ शेयर कीजिए। जैसे आपने बोला कि ग्रोथ में क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, हम लोग तो यही कहेंगे नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी आपने कहा, मैं आपको 1-2 पेज की नोट्स दूंगा, उसमें क्या रहेगा, जो मेन मेन मॉडल है वो दिया रहेगा, कौन सा मॉडल किसने दिया। जैसे पूछ ले कि नाइफ एज प्रॉब्लम, चाकूधार समस्या, ये किसने दिया है, ये हैरेट डोमर के मॉडल से रिलेटेड है ना। तो इस तरीके की बातें आपको ग्रोथ में वन लाइनर टाइप की या फैक्चुअल टाइप की बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी ग्रोथ में जो असल में ग्रोथ इकोनॉमिक्स है उतना डीप वाला क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये चीज क्या सिलेबस में नहीं है। ओके, सो ये हो गया। ऐसे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है एनीवन, तो आप हमारे साथ डिस्कस करिए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन था, इसमें मैंने बोला आप सभी के साथ कि आपको क्या देखना है, जो मेजर स्कीम्स हैं। और मैंने आप सभी के साथ जो बजट की क्लास की थी, बजट जो मैंने पढ़ाया था, उधर मैंने इस बात को फोकस किया था कि कौन कौन सी योजनाओं को आप याद कर लीजिए कि इस पे कितना फंड एलोकेशन। ठीक है ना। चलो, अगला इसमें टॉपिक है, झारखंड राज्य के लिए खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चिंता है, इसीलिए सरकार ने कुछ उपाय किए, उन्हीं उपायों की बात की गई। इधर क्या लिखा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत झारखंड की कुल जनसंख्या के 80% भाग को ये मिलेगी सुविधाएं। दूसरा पॉइंट क्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना है। ठीक है ना। तीसरा क्या, खाद्य भंडारण क्षमता को मजबूत करना है। चौथा क्या, पीडीएस दुकानदारों के कमीशन को 26 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़ा के 147 पैसे करना है। ठीक है ना। अब देखो, आप जब मान लीजिए सपोज दैट आपके सामने ये आंसर ना लिखा रहे, है ना, सपोज दैट आपके सामने आंसर ना लिखा रहे, तो आप में से मान लीजिए किसी को कुछ बातें ना पता हो, है ना, आप ये कंफर्म ना हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो एक अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। देखो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना, ये पॉजिटिव सेंस में है, ये पॉजिटिव सेंस में है। जब भी देखो आप किसी योजना की बात करो, ठीक है ना, जब भी आप किसी योजना की बात करो या जब भी किसी आप सरकारी प्रयास की बात करो, सरकारी प्रयास की बात, तो ध्यान रखिएगा एक बात मेरी, कि सरकारी प्रयास जो किया जाएगा उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमेशा पॉजिटिव पड़ेगा, ठीक है ना। सरकारी प्रयास, सरकारी योजनाएं, सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए जाएंगे उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो हमेशा क्या, पॉजिटिव पड़ेगा, है ना, ठीक है ना। तो उसका प्रयास जो क्या रहेगा, मैंने बोला पॉजिटिव रहेगा। अब ये ऑप्शन देखिएगा, इसमें एक ऑप्शन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना, ये पॉजिटिव है, क्योंकि पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको मजबूत बनाना ही बनाना है। अगर हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उनको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो पीडीएस को हमको मजबूत बनाना पड़ेगा। तो एक बात तो आपको पता चल गई कि इधर से बी वाला ऑप्शन तो हर हाल में सही है। नेक्स्ट है खाद्य भंडारण क्षमता को मजबूत करना, बिल्कुल सही बात है। भाई जब खाद्य का भंडारण करेंगे तभी तो लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। तो ये भी क्या दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, पीडीएस दुकानदारों के कमीशन को 26 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़ा के 147 पैसे करना। अब ये कहीं ना कहीं देखो कमीशन की बात कर रहा है। कमीशन क्या, ये नेगेटिव सेंस को लेकर के आ रहा है, किसको, नेगेटिव सेंस को लेकर के, ठीक है ना। तो अब एक चीज आपको पता चल गई कि जिस ऑप्शन में डी है वो तो बिल्कुल नहीं होगा। ये इल्यूमिनेशन मेथड कहलाता है कि अगर आपको किसी सवाल का सही सही जवाब ना पता हो तो उसमें आप कुछ ट्रिक लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो जिधर डी है वो तो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरी शर्त क्या कहती है कि जहां पे बी और सी हैं वो होगा। तो जहां पे बी और सी होंगे, एक तो यहाँ पे बी और सी हैं और एक तो यहाँ पे हैं, लेकिन इधर डी है इसलिए नहीं, तो एक ही ऑप्शन ऐसा बच रहा है जिसमें ए बी और सी है। इस प्रकार से अगर आपको नहीं पता है ऐसे सवालों का जवाब, तब भी आप आसानी से बिना किसी नॉलेज के आप अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं परीक्षा में, ठीक है ना। सिर्फ इधर आपको क्या, अपनी कॉमन सेंस लगानी है। कॉमन सेंस के बेस पे आप इस प्रकार के सवालों को क्या, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना। चलो, तो ये हो गया। ध्यान रखिएगा ये इल्यूमिनेशन मेथड कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी सवाल का आपको सही सही उत्तर ना पता हो तो आप उसमें से इल्यूमिनेट कीजिए, देखिए कौन सा बिल्कुल नहीं होगा। और एक बात मेरी ध्यान में रखिएगा कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी, सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए जाएंगे, उनका प्रभाव हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। सरकारी प्रयास किए ही इसीलिए जाते हैं कि उसका प्रभाव क्या, पॉजिटिव देखने को मिले। सो ऐसे किसी भी स्कीम में अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो, आप कंफर्म ना रहें, तो आप इल्यूमिनेशन मेथड लगाएं, देखें कि वो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसका इंपैक्ट क्या देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो पूछ लिया वर्तमान में, अब ये तो सभी को पता है ना, इस सवाल को डिस्कस करने का कुछ खास मतलब नहीं लग रहा, ठीक है ना। कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, आप सभी लोग जानते हैं, ये उस टाइम हुआ करते थे और आज के टाइम में शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है। अभी देखो अगला सवाल है, झारखंड के किस जिले ने 2015-16 में खनिजों का अधिकतम राजस्व दिया। तो ये 2015-16 के डेटा के अकॉर्डिंग चाईबासा डिस्ट्रिक्ट था। लेकिन अभी इसमें हम लोग जब झारखंड के इकोनॉमी को पढ़ेंगे, झारखंड के इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो उधर देख लेंगे। इसके अलावा जब मैंने आर्थिक समीक्षा आपको पढ़ाया था तो उधर भी इसके बारे में बात किया था। सो इसमें अब आपको अपडेट रखना है खुद को, है ना, आपको खुद को अपडेट रखना है कि खनिजों का अधिकतम राजस्व किस डिस्ट्रिक्ट से वर्तमान समय में आया। अब देखो ये जो अगला सवाल है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है ना। ये सवाल है, यदि अन्य बातें समान हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक अमेरिकी डॉलर के, अच्छा इसमें क्वेश्चन नहीं पूरा लिखा है, एक मिनट रुकिएगा, मैं इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेता हूं कहीं से और उसके बाद फिर क्या इस पे अगली चर्चा करता हूं, ठीक है ना। तो ये सवाल है,
हाँ, ये सवाल है, यदि अन्य बातें समान हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक अमेरिकी डॉलर के बराबर काम करेगी। में भी कुछ इसी तरीके का ये सवाल हो, है ना। ये क्वेश्चन नहीं पूरा है, इधर भी जो मेरे पास है इसमें भी क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से नहीं है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, चलो इसकी भी बात करते हैं, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यानी कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में आपको क्या पढ़ना है उसकी भी थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं, और वो भी मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेक्चर में करा दूंगा। देखिए, एक तो आप इसमें पढ़िए कि जैसे कि एडम स्मिथ हो गए, है ना। एक चीज आप क्या पढ़ लीजिए, जैसे कि एडम स्मिथ ने जो सिद्धांत दिया उनके सिद्धांत का क्या नाम है। एडम स्मिथ ने जो सिद्धांत दिया उनके सिद्धांत का क्या नाम है। रिकार्डो ने जो सिद्धांत दिया उनके सिद्धांत का क्या नाम है। जेएस मिल ने जो सिद्धांत दिया उनके सिद्धांत का क्या नाम है। इसी प्रकार से प्रस्ताव वक्र किसने दिया, ठीक है ना। अवसर लागत सिद्धांत किसने दिया। ओके। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक मॉडल या आधुनिक सिद्धांत किसने दिया। आधुनिक सिद्धांत किसने दिया, ठीक है ना। पॉइंट वाइज मैं बताता जा रहा हूं। आधुनिक सिद्धांत किसने दिया, इसको एचओ थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप थोड़ा सा जानते रहें कि लियोनटीफ पैराडॉक्स क्या होता है। लियोनटीफ विरोधाभास या लियोनटीफ पैराडॉक्स क्या होता है। ओके। और इसमें आप थोड़ा सा आपके पास जानकारी होनी चाहिए प्रशुल्क के बारे में, ठीक है ना, अवमूल्यन के बारे में। और जब आप अवमूल्यन को पढ़ते हैं तो इधर ही आपको मिल जाती है मार्शल लर्नर शर्त। क्या मिल जाती है, मार्शल लर्नर शर्त, ठीक है ना। ये हो गया। उसके अलावा ट्रेड में फिर क्या टॉपिक आता है आपका, हाँ बीओपी, भुगतान संतुलन हो गया, है ना, भुगतान संतुलन हो गया। आप कहेंगे ये तो आपने पूरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ही बता दिया, क्योंकि जो संस्थाएं होती हैं उनको मैंने इधर लिखा नहीं है, लेकिन संस्थाएं भी तो आपको पढ़नी ही होती हैं। आपको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपीय यूनियन, ये जितनी तरीके की संस्थाएं होती हैं सबके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। सो अब एक चीज समझिएगा, इधर जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल ओपनली आपके सिलेबस में नहीं है, सो इधर से सवाल जो पूछे जाएंगे वो बिल्कुल फैक्चुअल टाइप के पूछे जाएंगे। अगर आपने पहले कहीं ये चीजें थोड़ा बहुत पढ़ी है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि एडम स्मिथ ने जो सिद्धांत दिया निरपेक्ष लागत का सिद्धांत, इनका सिद्धांत क्या कहलाता है, निरपेक्ष लागत वाला सिद्धांत, ठीक है, निरपेक्ष लागत का सिद्धांत, ये आप जानते रहें। रिकार्डो का सिद्धांत क्या आया, रिकार्डो का सिद्धांत आया तुलनात्मक लागत सिद्धांत, तुलनात्मक लागत सिद्धांत, ठीक है। जेएस मिल की बात करेंगे, और ये प्रस्ताव वक्र जो है, प्रस्ताव वक्र में देखो मार्शल का नाम आता है ना। और इसी से फिर क्या जेएस मिल भी संबंधित है। फिर क्या, अवसर लागत की बात करेंगे, ये हैबर्लर का सिद्धांत है, हैबर्लर का अवसर लागत सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत क्या, हेक्स्टर ओहलिन की थ्योरी, हेक्स्टर ओहलिन इसीलिए इसको एचओ मॉडल भी कहा जाता है। उसके बाद आगे इसमें सुनिएगा, हेक्स्टर ओहलिन थ्योरी में क्या बात की गई, इन्होंने कहा, हेक्स्टर ओहलिन ने अपने मॉडल में बताया कि ऐसे देश जिसमें, यानी ऐसे देश जो श्रम प्रधान देश हैं, वो क्या करेंगे, वो जो निर्यात करेंगे वो श्रम प्रधान वाली वस्तुओं का करेंगे। इस तरीके की बातें बोली थी हेक्स्टर ओहलिन ने अपने मॉडल में। लियोनटीफ ने आया इस बात को गलत साबित किया, ठीक है ना, लियोनटीफ ने इस बात को गलत साबित किया। लियोनटीफ ने अपना एक रिसर्च वगैरह किया, उसमें अमेरिका को एग्जांपल लेकर के फिर ये बताया कि अमेरिका भले ही पूंजी प्रधान देश है, लेकिन उसने क्या किया, श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात भी किया है और पूंजी गहन वस्तुओं का आयात भी किया है। सो ये लियोनटीफ पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद प्रशुल्क से क्या, देखो जब आयात और निर्यात की बात आती है, जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात आती है, तो होता क्या है, उधर टैक्स वगैरह लगते हैं सीमाओं पे, तो उससे रिलेटेड आपका प्रशुल्क होता है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा, एक चीज इधर मैंने लिखना भूल गया, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, ठीक है ना, विनिमय दर, इसको भी आपको जानना है, समझना है। ओके, अभी मैंने जैसे अवमूल्यन की बात किया, अवमूल्यन क्या होता है, अवमूल्यन होता है जैसे अपने देश का जो मुद्रा का मूल्य है उसको कम करना है ना। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। मोस्टली इसका प्रयोग किया जाता है जब हमारे बीओपी में असंतुलन काफी ज्यादा हो जाता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या, उसको मैनेज करने के लिए अवमूल्यन का सहारा लिया जाता है, ठीक है। तो ये अवमूल्यन, अच्छा इसी अवमूल्यन में एक क्या, मार्शल लर्नर शर्त होती है,
एक क्या होती है, मार्शल लर्नर शर्त। जिन्होंने, अच्छा मार्शल लर्नर शर्त को चलो आगे मैं बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मार्शल लर्नर शर्त जो बात करती है वो बात करती है इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट की। और इन्होंने तीन रिलेशन बताए थे। इन्होंने एक बताया था इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट। अभी इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, है ना। तो कुल मिला के ये समझिए मार्शल लर्नर शर्त आपको पढ़नी है, ठीक है। अभी देखो जो ये सवाल है ये पूरा पूरा लिखा नहीं है, तो अगर मेरे को कहीं से ये सवाल मिलेगा तो मैं किसी क्लास में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। सो इतनी चीजें मैंने आपको ट्रेड में बताई। लेकिन अभी देखो ये जो चीजें हैं ना, जैसे एडम स्मिथ हो गया, रिकार्डो हो गया, जेएस मिल हो गया, प्रस्ताव वक्र हो गया, और ये सारी की सारी चीजें क्या है, अगर आपने पहले से कहीं पे पढ़ी हुई है, थोड़ा भी अगर आपको जानकारी है कि कौन सा मॉडल किसने दिया, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। डिटेल में क्या पढ़नी, डिटेल में आपको एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ना, बीओपी के बारे में पढ़ना, अवमूल्यन के बारे में पढ़ना, प्रशुल्क के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो ये तो जब आप लोग कहिएगा मैं ये सारे के सारे लेक्चर आपको उपलब्ध करवा दूं, सब कुछ अवेलेबल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय कृषि में हरित क्रांति का मुख्य शिल्पकार कौन था? अब ऐसे सवाल तो आप लोग ऐसे चुटकी बजाएंगे और सही जवाब देके चले आएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, एमएस स्वामीनाथन होने वाला है, ठीक है ना। सर ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है, अच्छा अच्छा, ओके। इंटरनेशनल ट्रेड का एक क्लास चलो ले लेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड का क्लास भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन मैंने भी आपको पढ़ा दिया है, आपने भी पहले से पढ़ रखा है। एक चीज बराबर मैं ये मान के चलता हूं, क्या मान के चलता हूं, कि आप सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, है ना, आप सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा जब से आपके फॉर्म आए हुए हैं लगभग एक साल होने वाला है, एटलीस्ट कम से कम 10 मंथ तो हो गया जब से आप क्या कर रहे हैं, जब से आप तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें तो आपकी पहले से क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आ जाए और अगर आप वो गलत करके चले आए तो देखिए यहाँ पे आपकी गलती है ना, कि आपने पहले से चीजों को ध्यान नहीं दिया। सो ऐसे सवाल तो आप चुटकियां बजा के करके चले आएंगे। फिर अगला सवाल है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस प्रकार की असमानता है। इट मीन्स जो पब्लिक सेक्टर होता है वो प्राइवेट सेक्टर से किस प्रकार से अलग है या असमान है ना। तो अब इसमें क्या, इसमें चार ऑप्शन है। यह सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करता है, व्यक्तियों कंपनियों पर कर लगाकर एक इसका भुगतान किया जाता है, इसमें निर्वाचित अधिकारी होते हैं। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं पहले वाले ऑप्शन के साथ कि यह सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करता है, और फिर क्या है, यह राजनीतिक ढांचे द्वारा क्या नियंत्रित किया जाता है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इसका आंसर ये वाला इसलिए सही होगा क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है आप देखते हैं कि सारी चीजें क्या पॉलिटिकल अप्रोच में चलती हैं, है ना। सारी चीजें क्या पॉलिटिकल अप्रोच में चलती हैं। सो इस तरीके से ये क्या असमान हो जाता है, क्योंकि निजी क्षेत्र पे किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स की दखलंदाजी नहीं होती है। अगर आपकी फैक्ट्री है, आपका पैसा है, आप जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, उधर क्या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। सो इसमें कंफ्यूजन तो आप हो सकते हैं पहले ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में, बट क्या राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखो अगला सवाल है कि किस राज्य में दाल का सबसे अधिक उत्पादन हुआ, है ना। अब इसमें देखो हमेशा से मध्य प्रदेश का जलवा कायम है। अगर कुल, अच्छा ये चीज मैंने आपको पढ़ा दिया है खाद्यान्न वाला, पूरा मैंने आप सभी को टॉपिक पढ़ा दिया कि किस राज्य में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन है, किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन है, किस राज्य में दाल का सबसे अधिक उत्पादन है, कुल खाद्यान्न की क्या स्थिति है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया। तो आई थिंक इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा कि मैंने बोला कि मध्य प्रदेश का हमेशा से दाल के उत्पादन में लेकर के जलवा है। इसके बाद बात करेंगे तो इसके बाद स्थान आ जाता है महाराष्ट्र का, और उसके बाद बात करेंगे तो स्थान आ जाता है राजस्थान का। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, दाल के उत्पादन की बात कर रहे हैं, है ना। तो खाद्यान्न वाला सारा चीज मैंने आप सभी को क्या पढ़ा रखा है। उसके बाद देखो अगला सवाल है, झारखंड में कौन सा वाणिज्यिक बैंक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक है। अब देखो ये झारखंड का स्पेशल वाला सवाल है और इसमें राइट आंसर इलाहाबाद बैंक है, सो इसको आप लोग मान लीजिए, है ना। अगला सवाल है, बृहत्तर समानता और बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो सवाल क्या पूछ रहा है, बृहत्तर समानता यानी समानता जो है बढ़िया हो, विस्तृत लेवल की हो, और बेहतर आर्थिक प्रदर्शन भी हो। चार ऑप्शन है, असंगत हो, विरोधाभासी हो, विषम हो।
यहाँ पे भी आप देखो कॉमन सेंस आपको लगानी है अपनी, ऐसे सवाल जो आपने अगर पहले पढ़े ना हो तो उधर आपको अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। और ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये जो 3 चीजें मैंने टिक किया हुआ है, ये सभी के सभी क्या नेगेटिव सेंस वाले हैं। और नेगेटिव सेंस के साथ बेहतर आर्थिक प्रदर्शन कैसे हो सकता है, ठीक है ना? तो ये सब के सब गलत हो जाएंगे। पूरक क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक, है ना? जैसे कि कार के बिना पेट्रोल सॉरी पेट्रोल के बिना कार नहीं चलेगी, यानी कार का अस्तित्व बिना पेट्रोल के नहीं है ना? इंक के बिना पेन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये चीजें क्या होती हैं? ये चीजें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, पूरक वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका। अगला सवाल है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को कितने रुपए किलो यहाँ पे चावल पूछा हुआ था, आई थिंक, है ना? मैंने कहीं ये सवाल पढ़ा था, तो इधर पूछा हुआ था क्या? चावल, है ना? अच्छा, चावल की भी बात आप कर सकते हो, आप गेहूं की भी बात कर सकते हो, और आप मोटे अनाज की भी बात कर सकते हो। तीनों की बात कर सकते हो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। एक बार आप लोग के कमेंट देख लेता हूं। चलो, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का एक क्लास ले लीजिएगा, बिल्कुल ले लूंगा, डोंट वरी। ओके, चलो ये क्वेश्चन यूजीसी में, अच्छा ये पहले के कमेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बार टॉपिक बता दीजिए सर, क्या क्या अच्छे से करना है। अच्छा, उसके लिए तो फिर मुझे सिलेबस ओपन करना पड़ेगा ना? नहीं, बिना सिलेबस भी वैसे बता सकता हूँ। खैर, अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका मैं मैक्रो वाला भी बता दूंगा। तो इधर पूछा ना कि पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना? अब इसके तहत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को, अच्छा इसमें टारगेटेड टारगेटेड की बात किया था, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अच्छा, ये चीज भी मैंने आपको पढ़ा रखी है ना? आपने अगर देखा होगा तो ये चीज भी पढ़ा रखी है। सो चावल कितने रुपए किलो? चावल 3 रुपए किलो। गेहूं कितने रुपए किलो? 2 रुपए किलो। मोटे अनाज कितने रुपए किलो? 1 रुपए किलो। तो इस तरीके का भी सवाल आएगा, तो ऐसे आप चुटकियां बजा के सॉल्व करके चले आएंगे। अगला सवाल क्या है? ये भी देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 1947 से 94 तक कम सीमा शुल्क दर और अन्य व्यापार। ओके, ठीक 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 ठीक। यहाँ पे क्या, अब एक चीज आपने, अगर आपने डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना? डब्ल्यूटीओ के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहीं से रिलेटेड है, ठीक है ना? क्योंकि आप सभी को पता है डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब होती है? वो होती है 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है। अब इसमें पहला स्टेटमेंट है कि 1947 से लेकर के 1994 तक कम सीमा शुल्क दर और अन्य व्यापार अवरोध समथिंग समथिंग जो भी था, इसमें गैट एक प्रकार का मंच था। तो ये बिल्कुल सही बात है। गैट के बारे में आप सभी ने पढ़ा कि जब तक डब्ल्यूटीओ नहीं बना था, गैट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाली जो भी समस्याएं आती थी, जो भी उसमें बातें आती थी, वो सब क्या सॉल्व किए जाते थे। उसके बाद क्या, 1 जनवरी 1995 से डब्ल्यूटीओ आ जाता है, यानी 1995 से अद्यतन गैट माल में व्यापार विश्व के लिए विश्व समथिंग जो भी लिखा हुआ है। अब इसमें कृषि और वस्त्र जैसे विशिष्ट क्षेत्रों से व्यवहार करने का आगे सवाल जो भी रहा हो। तो एक चीज समझिएगा कि ये दोनों चीजें क्या, अब देखो ए और आर दोनों अलग अलग गलत हैं, ऐसा तो है ही नहीं। ए गलत है लेकिन आर सही है, ये भी नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ये भी नहीं है। अब देखो इसमें राइट आंसर क्या आपका बना कि ए और आर दोनों सही हैं, और ये बिल्कुल सही है। आपने अगर विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ा होगा, अगर आपने डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ा होगा, तो ये दोनों ही चीजें आपको पता होगी। अब इसमें अगर वो ऐसा ऑप्शन बना देते कि दे देते कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो भी वो ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों चीजें क्या एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है ना? दोनों चीजें क्या एक दूसरे से संबंधित है। अगला आपका कमेंट क्या है? सिलेबस में 15 टॉपिक है, टॉपिक वाइज मैराथन क्लास ले लीजिए सर, और फिर टेस्ट। एक बार आप ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, फिर आगे की बात करूंगा, है ना? और आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं इतना ज्यादा? सारी चीज आप पढ़िए बस। अब जैसे कि प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, ये किसके किसके बीच का अंतर होता है? ये एक रटा हुआ सवाल है, कई जगह कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है क्या, कि ये किसके बीच का अंतर होता है? जो प्राइमरी डेफिसिट आपका होता है, ये होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि ब्याज भुगतान। ये क्या? ब्याज भुगतान। अच्छा, अब इसकी भी बात करें, मैंने आप सभी को क्या, ये जो घाटे वगैरह हैं, स्टार्टिंग में आप जाकर के लाइव क्लास सेक्शन देखिएगा, मैंने उधर क्या बजट के 2 सेशन कराए थे। बजट के मैंने
दो क्लास कराए थे। और अगर आपने ईमानदारी से वो दोनों क्लास देखी होगी तो आप इस सवाल को गलत कर ही नहीं सकते हैं, है ना? तो ये आपका हो गया इंटरेस्ट पेमेंट, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अगला सवाल देखो आपका आ गया, कौन सा व्यापार सिद्धांत मानता है कि यदि एक देश दूसरे की तुलना में वस्तुओं, एक चीज समझिएगा, ये जो है ये है तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, ठीक है ना? तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, और ये किससे रिलेटेड है? ये है रिकार्डो से रिलेटेड। तो अब जैसे मैंने आपको एक तो बोला, मैं आपको ग्रोथ का भी थोड़ा सा दे दूंगा, उसी तरीके से मैं आपको इंटरनेशनल ट्रेड की भी थोड़ी चीजें दे दूंगा। ठीक है, ट्रेड का भी बेसिक आप थोड़ा सा जानते रहेंगे तो इस तरीके का सवाल आएगा तो आप वो क्या कर ले जाएंगे। आप गेस करके बता दीजिए कि कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो सब पढ़ना चाहिए, उसमें समझना यह है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना ये चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है। जैसे आप किसी भी संस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपके पास क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए? एक तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि इसकी स्थापना कब होती है। ठीक है, एक जानकारी क्या, इसकी स्थापना कब होती है, इसके स्थापना का या जो भी कहें इसका कुल मिला के उद्देश्य क्या है ना? उद्देश्य क्या है? उसके बाद क्या आपको पता होना चाहिए, कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं इसमें, ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद भारत से संबंधित अगर कोई बात, इंडिया से रिलेटेड, भारत से संबंधित अगर कोई भी उसमें बात आए तो वो भी आपको क्या पता होनी चाहिए कि इंडिया से रिलेटेड अगर कोई बात हो, है ना? लेटेस्ट में कोई सम्मेलन वगैरह हुआ, जैसे कि आप डब्ल्यूटीओ पढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन के बारे में आप पढ़ते हैं। अब आप सभी को पता होगा क्या, डब्ल्यूटीओ का, विश्व व्यापार संगठन का जून 2022 में क्या हुआ, डब्ल्यूटीओ का जून 2022 में क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, है ना? जेनेवा में आई थिंक हुआ था। सो उधर क्या हुआ था, उधर इंडिया की तरफ से मछली पालन, अवैध मछली पकड़ना, इन सब को लेकर के मुद्दे वगैरह उठाए गए थे। सो इस तरीके का जो भी कोई संस्थान है, अगर उसका आप देखिए 2022 के आसपास कहीं पे सम्मेलन हुआ है तो वो चीज आप देख ले। तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं उसमें ये चीज आपको पता। अब जैसे कि आप मान लीजिए वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं। अब वर्ल्ड बैंक तो कोई स्पेशल वाला बैंक होता नहीं है, इसमें क्या होता है, 5 संस्थाएं मिलकर के बनी होती हैं। अब उसमें आप देख लीजिए कौन सी की स्थापना कब होती है, उसके उद्देश्य क्या है, कितने सदस्य हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आप आईएमएफ पढ़ रहे हैं, आईएमएफ की स्थापना कब होती है, उसमें कितने सदस्य हैं वर्तमान समय में, ठीक है ना? उसके अध्यक्ष वगैरह के बारे में आप जानते रहे कि कौन उसके मुखिया हैं, कौन उसके मेन हैं, ठीक है? उसके अलावा जैसे कि एसडीआर क्या होता है, ये सारी चीजें। तो हर एक टॉपिक का देखो कुछ ना कुछ फेमस टॉपिक होता है, और वो आपको कहाँ से पता चलता है? सर प्लीज प्रोवाइड दिस पेपर इन इंग्लिश टू, इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। आई थिंक ये इंग्लिश में मेरे पास है, मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है ना? सो ये मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब देखो अगला सवाल है, कितना बढ़िया सा, कितना साधारण सा सवाल है, और आप सभी को ये भी पता है कि मैंने आपको फाइनेंस कमीशन भी पढ़ा दिया, मैंने आपको 15th फाइनेंस कमीशन भी पढ़ा दिया। सो अगर उधर से कोई सवाल आता है, देखो सवाल आएंगे कहाँ से, जब आप पूरे सिलेबस को कवर किए रहेंगे तो कहाँ से सवाल बनाएंगे। चलो, पहला ये है, कौन सा कथन गलत है, ये चीज आपसे पूछ रहे हैं। पहला इसमें है, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। भाई ये तो बिल्कुल सही है, ये गलत कैसे हो सकता है? वित्त आयोग 5 वर्षों की अवधि के लिए गठित होता है। अब इसमें एक लाइन वो और जोड़ सकते थे कि 5 वर्ष या इससे अधिक भी हो सकता है, इससे अधिक भी हो सकता है। खैर कोई नहीं, जो चीज लिखी है ये तो सही ही है। वित्त आयोग जो है वित्त मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब बताइए, ये तो आप अगर जो है ग्रेजुएशन में रहे होते तब भी आप इसका सवाल क्या सही जवाब देते इस सवाल का, कि ये वित्त मंत्री नहीं बल्कि ये राष्ट्रपति के तहत इसकी स्थापना यानी कि नियुक्ति की जाती है। किसके माध्यम से? आर्टिकल आर्टिकल 280 संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना करने का प्रावधान है हमारे यहाँ, ठीक है ना? अगली चीज क्या, वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार के सलाहकार की तरह कार्य करती हैं। बिल्कुल सही बात है ना? और इसका जो सबसे मेजर कार्य होता है वो क्या होता है, ये सुझाव देना
कि जो केंद्रीय कर वगैरह है उसमें राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा, है ना। और 15वें वित्त आयोग ने क्या बोला कि भाई साहब 41% मिलेगा। फिर क्या लड़ाई आती है कि इस 41% में विभिन्न राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा। अब उसके लिए फिर क्राइटेरिया बनता है, जनसंख्या को बेस बनाते हैं, जनांकीय प्रदर्शन को बेस बनाते हैं, आय दूरी को लेते हैं, कर से रिलेटेड जो भी प्रदर्शन है उसको लेते हैं। सो ये सारी चीजें मैंने आपको 15th फाइनेंस कमीशन में पढ़ा रखी हैं। तो ऐसे भी सवाल अगर कोई फाइनेंस कमीशन से आता है तो आई थिंक उसमें आप कोई भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। फाइनेंस कमीशन से कोई भी सवाल अगर आएगा तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप उसमें से कोई भी गलती नहीं करेंगे। अगला सवाल जो कि फिर से पूरा नहीं लिखा गया है, गरीबी हटाने के कार्यक्रमों को 5वीं योजना और इसके बाद की योजनाओं में अब पूरी सवाल ही इधर नहीं लिखी हुई। फिर क्या 73-74 में लगभग 55% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। अभी देखो इसमें पूरा सवाल नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। लेकिन अब एक चीज इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। मैंने आप सभी को प्लानिंग कमीशन वगैरह का एक रिकॉर्डेड वीडियो दिया था, बट कोई नहीं। अभी मैं आपको फिर से क्या योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग प्लस नीति आयोग, नीति आयोग, इसकी मैं आपकी एक क्लास लूंगा। और जब ये क्लास आप ले लेंगे तो इस तरीके का कोई भी सवाल आएगा, कोई भी सवाल आएगा आपसे वो गलत होगा ही नहीं। क्योंकि जितने तरीके के सवाल बनते हैं, अब देखो जो चीजें मैं पढ़ाता हूं ना, मैं आप सभी को बता दूं, मेरा जो मेन पढ़ाना होता है वो होता है यूजीसी नेट के लिए। तो यूजीसी नेट क्या होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो भी मैं अदर स्टेट के पीजीटी वगैरह पढ़ाता हूँ, तो मुझे ये आइडिया है ना कि कौन से टॉपिक से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। तो जब मैं आपको योजना आयोग और नीति आयोग पढ़ाऊंगा, अभी स्पेशली आपके लिए जो क्लास लूंगा, उसमें इस तरीके की सारी बातें मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर दूंगा कि योजना आयोग और नीति आयोग से आप क्या क्या चीजें पढ़ लें कि आपका काम जो है वो क्या कंप्लीट हो जाए, है ना। तो योजना आयोग और नीति आयोग को बेहतर तरीके से मैं आपको करवा दूंगा, एक एक बातें करवा दूंगा। अगला सवाल क्या एक पूछा, झारखंड राज्य में वेद व्यास आवास योजना का संबंध किससे, मछुआरों से है, तो ऐसी योजनाओं को भी कराऊंगा। अगला क्या भारत में लागू की जाने वाली अधिप्राप्ति परिचालन की व्यवस्था निम्नलिखित में से, अब ये पूरा सवाल नहीं है, क्या उद्देश्य वगैरह रहा होगा, ऐसा कुछ पूछा होगा आपको जो मैंने एग्रीकल्चर की क्लास पढ़ाई है ना। उसमें समझिएगा, अगर इस टॉपिक को आप समझेंगे तो ये जो खाद्य कीमतों में अस्थिरता होती है उनको समाप्त करने के लिए क्या अधिप्राप्ति परिचालन की व्यवस्था का उपाय किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड जो लेक्चर हुआ उससे है। फिर इधर पूछा कि 16-17 के दौरान भारत से सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी। अब देखो अगर आपसे अब पूछेगा तो आपसे आर्थिक समीक्षा को आधार बना करके पूछेंगे। सो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में अभी नंबर 1 पे जो चल रहा है वो है कच्चा तेल और पेट्रोलियम। अच्छा ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, जो आपका करंट वाला क्लास हुआ था, कच्चा तेल और पेट्रोलियम, ये मैंने करंट वाली क्लास में आपको पढ़ाई हुई है ये बातें। तो कच्चा तेल और पेट्रोलियम हो गया नंबर 1 पे। नंबर 2 पे क्या, रत्न और आभूषण, रत्न और आभूषण, ठीक है ना, रत्न और आभूषण। नंबर 3 पे क्या, नंबर 3 पे है मशीनरी और उपकरण, मशीनरी व अन्य उपकरण, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या है, ये सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली मदों में। और ध्यान रखना आप ऐसे डेटा को जो देंगे वो आर्थिक समीक्षा के आधार पे देंगे। आर्थिक समीक्षा वो सबसे ऑथेंटिक माना जाएगा। सरकार की जो भी उपलब्धियां वगैरह होती हैं उनका गुणगान किसके तहत किया जाता है, उनका गुणगान आर्थिक समीक्षा में कराया जाता है, ठीक है ना। उनका गुणगान क्या आर्थिक समीक्षा में कराया जाता है। तो आर्थिक समीक्षा को आप क्या करेंगे, आर्थिक समीक्षा मैंने पढ़ाया भी है और ये करंट में भी मैंने आपको पढ़ा रखा। इसी प्रकार से अगर शीर्ष आयात वाले मदों की बात करेंगे, ये तो चलो क्या हो गया आपका शीर्ष निर्यात वाली मदें। आयात की मदों की बात करेंगे कि सबसे ज्यादा आयात किनका किया जा रहा है, तो नंबर 1 पे क्या है इधर, पेट्रोल तेल व ईंधन। नंबर 1 पे क्या है, पेट्रोल तेल व ईंधन। देखो करंट इकोनॉमिक्स में ना ये काफी फेमस टाइप का सवाल बन जाता है। अच्छा एक चीज मुझे और याद आ गया, आजकल जैसे आपसे वो ये पूछ लें कि विश्व व्यापार में भारत की कितने हिस्सेदारी है, तो हिस्सेदारी जो है वो 1.6% के अराउंड चल रही है, इसको भी याद रखना, ठीक है। अभी दूसरे नंबर पे इधर क्या, दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान।
तीसरे नंबर पे क्या, रसायन वगैरह हो गए। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, करंट में भी मैंने ये चीजें आपको पढ़ा रखी। अगला सवाल क्या, 2016-17 के दौरान कौन से अनाज का समथिंग सबसे अधिक उत्पादन हुआ। सो ये मैंने आपको खाद्यान्न उत्पादन पढ़ा रखा। उधर आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश इस मामले में क्या सर्वश्रेष्ठ नंबर पे फैला हुआ है, बना हुआ है। सो इधर क्या होता है, सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन होता है। अगला सवाल है, भारत में शुरू किए गए भूमि सुधारों के तहत निम्नलिखित में से क्या शामिल, यहाँ पे न लिखा है, इसका मतलब नहीं है ना, नहीं है, ठीक है ना। अब देखो भूमि सुधार की बात कर रहे हैं, ठीक है, लैंड रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, लैंड रिफॉर्म, इसमें क्या, मध्यस्थों का उन्मूलन, कृषि का पुनर्गठन, किराएदारी सुधार, ये सारी की सारी चीजें आप देखो भूमि सुधार में आ जाएगी। लेकिन कर्ज में राहत देना, ये भूमि सुधार से इसका बिल्कुल दूर दूर तक वास्ता नहीं है। दूसरी चीज ये समझिएगा, आजकल आप देखेंगे ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। कहीं भी चुनाव होते हैं वो कहते हैं चलो भाई हम केसीसी को माफ करेंगे, यानी कि जो किसानों के ऋण होते हैं, किसानों के ऋण को हम क्या करेंगे, माफ करेंगे। आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सही है ना, व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये क्या सही है। लेकिन अगर आप एक इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से, एक अर्थव्यवस्था के तहत, आप एक अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल ही गलत होता है। तो पॉलिसी रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हैं, पॉलिसी ओरिएंटेड अगर आप चर्चा कर रहे हैं, तो कर्ज में राहत देना ये क्या, ये निगेटिव है, ये क्या निगेटिव है। और कभी भी निगेटिव जो है वो सही नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे सवाल में आप कॉमन सेंस भी लगा करके कर सकते हैं। तो बराबर ऐसे टॉपिक का आप क्या ध्यान रखेंगे, ठीक है। झारखंड इकोनॉमिक भी स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल झारखंड इकोनॉमी की क्लास के लिए ही तो अभी आपका गैप हो रहा था। सो आज शाम से झारखंड इकोनॉमी भी मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। आगे चलो अगले सवाल की ओर पहुंचते हैं। ये चीजें जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इधर से आप लोग को हेल्प वगैरह मिलेगी ना, ऐसा तो नहीं कि बस ऐसे ही शोर मचाए जा रहा हूँ, बताइएगा। चलो इतनी चीजें हो गई ना, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। अगला सवाल है, इसमें पढ़ना है और कुछ बातें बताना है, ठीक है। अब समस्या ये है कि ये भी सवाल जो है पूरा लिखा नहीं। 1981-82 और 91-93 के दौरान भारत में भुगतान समस्याओं के लिए आईएमएफ क्रेडिट, हाँ चलो ठीक है। एक चीज समझिएगा, हमारे यहाँ जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी जो पॉलिसी है 1991 की औद्योगिक नीति या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से जिसको जानते हैं, ये क्या 1991, ये उस समय आई थी जब हमारे बीओपी में बड़ी समस्या आ गई थी। हमारे पास भुगतान करने के लिए, आयात बिलों को चुकाने के लिए जो भी बचा हुआ था वो सिर्फ एक हफ्ते के आयात बिल के लिए था। ऐसी स्थिति में उस समय वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। और पीवी नरसिंह राव क्या प्रधानमंत्री हुआ करते थे। फिर वित्त मंत्री क्योंकि इकोनॉमिस्ट थे, पढ़े लिखे थे, बढ़िया से अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी रखते थे, सो इन्होंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तरीके निकाले। और उन तरीकों में क्या, फिर एलपीजी पॉलिसी आती है जिसमें कि लिबरलाइजेशन की बात की गई। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या, उदारीकरण। उदारीकरण क्या, कि जो पहले क्या हमारे यहाँ, आपने अच्छा क्या एमआरटीपी एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। एमआरटीपी एक्ट 1969 जो कि 1991 की नीति के बाद समाप्त कर दिया गया, और इसमें फिर क्या इसके स्थान पे सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 आ जाता है ना। तो होता क्या था कि उस टाइम हमारे यहाँ क्या था कि उदारीकरण अपनाने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि हमारे यहाँ लाइसेंसिंग प्रणाली जो है वो बहुत जटिल थी, है ना। कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाना चाहे तो उसको इतने लाइसेंस वगैरह बनाने पड़ जाते थे, इतनी अनुमति लेनी पड़ जाती थी कि वो इसी बात से परेशान हो जाता था कि इधर हम क्या लगाएं इंडस्ट्री या ना लगाएं। तो इन सब के लिए जो समझौते किए गए, उसमें लिबरलाइजेशन की बात की गई, प्राइवेटाइजेशन की बात की गई, यानी अब हम क्या निजीकरण को बढ़ावा देंगे, निजीकरण को बढ़ावा देंगे, निजीकरण को बढ़ावा देंगे। अच्छा, इसी सब का परिणाम है कि आजकल आप देख रहे होंगे पीपीपी मॉडल चल रहा है। पीपीपी मॉडल, पीपीपी मॉडल क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
यानी कि इसमें सरकार और निजी क्षेत्र की सहभागिता के आधार पे चीजें चलेंगी। एक टाइम हुआ करता था कि जब रेलवे पूर्णतः जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था, लेकिन आज के टाइम में रेलवे भी पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं बचा रह गया है, उसमें भी पीपीपी मॉडल आ गया है ना। अच्छा, उसके बाद क्या ग्लोबलाइजेशन की बात की गई, यानी वैश्वीकरण की बात की गई, यानी ऐसे कार्य वगैरह किए जाएंगे जो ग्लोबल लेवल पे कार्य। अच्छा, यहीं से सबसे ज्यादा हमारे यहाँ क्या सर्विस सेक्टर का विस्तार होता है। सेवा क्षेत्र सबसे तेजी से बूम इन्हीं सब वजह से करता है। सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है 81, 82 और 91, 93 के दौरान भारत में भुगतान समस्याओं के लिए समथिंग जो भी रहा हो, आईएमएफ क्रेडिट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। कुछ हद तक ये सवाल सही है, क्योंकि इस टाइम तक क्या आईएमएफ से हम लोग उधार वगैरह लेकर के चल रहे थे। फिर क्या 1981-82 में भारत ने एक विस्तारित निधि सुविधा के तहत स्पेशल, अब जो भी रहा हो, इसमें इतने अरब का उधार लिया, फिर 2 स्टैंड बाय व्यवस्था एसडीआर का उधार लिया। ठीक है, चलो अब इसमें जब आप पढ़ेंगे डिटेल में 1991 की औद्योगिक नीति को, तो ये जो चीजें इधर लिखी हुई हैं ये बिल्कुल सही हैं, है ना। तो इधर इसका राइट आंसर क्या, ए और आर दोनों अलग अलग सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। सो ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया। अगले सवाल की ओर चलो मूव करते हैं हम लोग। और अगला सवाल क्या है, बाजार मूल्य पे जीडीपी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। बाजार मूल्य, देखो जब आप जीडीपी की बात करते हो, ठीक है ना, जब आप जीडीपी की बात करते हो तो इसमें जीडीपी जीडीपी की बात करो, जीएनपी की बात करो, कुछ भी बात करो, तो इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एक तो आपको मार्केट प्राइस पे देखने को मिलता है, एक तो आपको क्या फैक्टर कॉस्ट पे देखने को मिलता है। मार्केट प्राइस पे यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा। अच्छा, दूसरी चीज, अगर अभी तक आपको जैसे कि क्या नेशनल इनकम में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दें। अभी किसी बैच में मैंने नेशनल इनकम के 3-4 लेक्चर लिए थे। अगर आपको किसी प्रकार का राष्ट्रीय आय में समस्या अभी भी आ रहा हो, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप बता दीजिए, मैं आपको वो रिकॉर्डेड लेक्चर दे देता हूं जो मैंने किसी और कोर्स में, किसी और बैच में अभी रिसेंट में पढ़ाया नेशनल इनकम, ठीक है ना। तो वो चीज आप लोग बता देना कि नेशनल इनकम में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो अगर, तो मैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर दे देता हूं, अभी मैंने मध्य प्रदेश के बैच में पढ़ाया था। तो कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है ना, कि नेशनल इनकम में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज आप लोग बता देना। चलो, नेशनल इनकम का मैं दे दूंगा, वो 3-4 लेक्चर है, आई थिंक मैंने अभी मध्य प्रदेश में रिसेंट में पढ़ाया था। तो देखो यहाँ पे पूछ रहा आपसे बाजार मूल्य पे जीडीपी, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे क्या, भंडार की बात तो करेंगे नहीं, मध्यवर्ती सामान की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट में मध्यवर्ती सामान तो जाएगा नहीं बिकने, है ना। कच्चे माल की बात करेंगे नहीं, क्योंकि कच्चा माल और मध्यवर्ती सामान ये तो दोनों चीजें एक ही होती हैं। यहाँ पे क्या, अंतिम सामान की। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, हमेशा इसमें क्या अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को लेकर के चलते हैं। किसके, अंतिम वस्तु और सेवा, अंतिम सेवाओं व वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को आप लेकर के चलेंगे, है ना। उससे क्या आपको नेशनल इनकम की जानकारी मिल जाती है, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि कोई सामान अंतिम उत्पादन या हाँ अंत्य उत्पादन है या मध्यवर्ती है। तो इसके लिए एक छोटी सी बात याद रखिएगा, अगर कोई अगर कोई वस्तु या सेवा उत्पादन के कार्य में लगी हुई है, ठीक है ना, वेट, हाँ, मैंने बोला कि अगर कोई वस्तु, ठीक है, अगर कोई वस्तु क्या उत्पादन के कार्य में, उत्पादन के कार्य में है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, मध्यवर्ती वस्तु। लेकिन अगर यही वस्तु क्या, कोई भी वस्तु मैंने कहा क्या, ये उपभोग के कार्य में है, ये उपभोग हेतु प्रयोग की जा रही है, उपभोग के लिए अगर ये प्रयोग की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अंतिम वस्तु। ये बात याद रखिएगा, कभी भी आपको मध्यवर्ती और अंतिम में किसी प्रकार का आपको क्या कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना, किसी भी प्रकार को आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि मध्यवर्ती वस्तु में क्या समस्या है या अंतिम वस्तु में क्या समस्या है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि बाजार मूल्य पे जीडीपी की बात करेंगे तो अंतिम सामानों के रिलेटेड बात करेंगे, है ना, अंतिम सामान्य के मूल्य को लेकर के बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की मुख्यमंत्री जनवन योजना के अंतर्गत जो भी ग्रामीण वगैरह हैं, उन्हें अपनी निजी भूमि पे वाणिज्यिक बीज लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, समथिंग समथिंग को।
मुख्यमंत्री जनधन योजना लाभार्थियों को स्थिर आय देती है, और अब इसमें आगे लिखा ही नहीं है कि हरियाली को होने वाले नुकसान से बचाती वगैरह है। सो इसका देखो राइट आंसर दे रखा ए और आर। अब देखो ये तो उस टाइम जो भी योजनाएं फेमस थी वो थी, लेकिन अभी क्या है, जब से आपकी नई वाली गवर्नमेंट आई है झारखंड में, इन्होंने क्या बहुत ढेर सारी योजनाएं बनाई हुई है। आपको जब मैं आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा रहा था, इकोनॉमिक सर्वेक्षण मैंने आपको पढ़ाया जब, तो वहां पे आपने देखा इसी प्रकार से, जब आपने बजट स्पीच की क्लास देखी होगी, तो वहां से आपने एक चीज क्या देखा, वहां से आपने देखा कि कुछ स्कीम्स ऐसी थी जिसपे सरकार ने ध्यान दिया था कि हम इस योजना के तहत इतना फंड एलोकेशन कर रहे हैं, या इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं, वो सारी चीजें है ना। तो उस तरीके की योजनाओं को स्पेशली आपको देखनी है, जो योजनाएं, वो योजनाएं आपको देखनी है 2019 से ले लीजिए, है ना। 2019-20 से लेकर के 2022 तक के बीच की जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को आपको क्या देखनी है। आपने पहले पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, मैं 2 से 3 दिन के भीतर ये चीजें आपका क्या कंप्लीट करवा दूंगा। तो ऐसे सवाल जो आएंगे वो आप कर ले जाएंगे। उसके बाद क्या, आधार वर्ष 2011-12 पे 2016-17 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि जो है वो कितने परसेंट थी। ठीक है, तो ये उस टाइम 5% हुआ करती थी। अब मान लीजिए कि अगर आपसे रिसेंट का पूछ ले, तो इसमें मैं आपको एक फैक्ट बता दे रहा, अप्रैल 2022 से लेकर के फरवरी 2023 तक, अप्रैल 2022 से लेकर के फरवरी 2023 तक, इस टाइम पीरियड में जो आईआईपी की ग्रोथ रेट रही, आईआईपी की जो ग्रोथ रेट रही वो कितनी रही, वो रही 5.5%। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, मैंने आपको करंट इकोनॉमिक्स की जो एक लेक्चर पढ़ाई, उसमें मैंने आईआईपी को भी उतने डिटेल में नहीं पढ़ाया। सो अभी आईआईपी को मैं एक स्पेशल लेक्चर छोटा सा ऐसे 20-25 मिनट के आसपास लेकर के आईआईपी को और बेहतर तरीके से आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ चीजें मिस हो गई हैं, छूट गई हैं, स्पेशली जैसे ये ग्रोथ वाली बात। ठीक है ना। अच्छा, आईआईपी में क्या है, जैसे जो जनवरी में जो आया डेटा, उसके अकॉर्डिंग आईआईपी की ग्रोथ कितनी रही, जनवरी 2023 की बात करेंगे। जनवरी 2023 में जो आईआईपी की ग्रोथ थी वो कितनी थी, जनवरी 2023 में थी 5.2%। ये क्या हो गया। उसके बाद क्या, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका कितना था ग्रोथ, वो 5.3% के अराउंड था। सो मैंने बोला कि आईआईपी का एक अलग से लेक्चर करा के और इस तरीके की सारी चर्चा आप सभी के साथ क्या मैं कर दूंगा। ठीक है ना। अच्छा, जब हमारे यहाँ कोविड चला करता था उस टाइम की बात करेंगे, तो 2000, जैसे हमने बात किया 2019-20, चलो 19-20 को ले लिया, उधर आईआईपी का ग्रोथ रेट क्या चल रहा था, माइनस में 0.8। ठीक है। उसके बाद फिर क्या 2020-21 की बात करेंगे, 2020-21 में आईआईपी की जो ग्रोथ थी वो भी क्या माइनस में 8.4% चल रही थी। उसके बाद फिर क्या 21-22 में ये अचानक से बढ़ती है, 2021-22 में इसमें ग्रोथ काफी तेजी से हुई और 11.4% की ग्रोथ देखी गई। सो अभी आईआईपी को मैंने बोला कि मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा, तो जो भी इस तरीके की बातें हैं वो सारी चीजें आपकी क्या क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। सर प्लीज करके आप भी लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या पढ़ाना है। चीजें मेरे माइंड में है, मुझे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिए। अगला है 2011 में की गई सामाजिक आर्थिक जाति की जनगणना के आधार पे राज्य में इतने प्रतिशत परिवार अनुसूचित जनजाति के। चलो, अब ये तो देखो 2011 में जो जनगणना की गई उसके आधार पे ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। फिर अगला सवाल क्या, भारत ने योजना आयोग की स्थापना कब कर दिया। आप सभी को पता है 1950-51 में किया, है ना। और उसके बाद खत्म भी कर दिया गया, और फिर क्या 2015 से क्या नीति आयोग भी आ चुका है। तो ये पूरी बातें, ये पूरी जानकारी आप सभी को पता है, तो ऐसे सवाल आएंगे तो भी आप क्या सही करके आएंगे। क्या ना। अगला, व्यापारिक विश्वास में गिरावट के बाद यदि अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ण क्षमता या संभाव्य, अब इसमें भी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, क्या हो सकता है, पूर्ण क्षमता या संभावित क्षमता वगैरह पे उत्पादन कर रही हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो निम्नलिखित में से किसके होने की सबसे अधिक संभावना है। ठीक है ना। सो इधर राइट आंसर क्या दिया, निवेश गिरने की संभावना और बेरोजगारी वृद्धि की संभावना। व्यापारिक विश्वास में गिरावट, एक चीज समझिएगा। अच्छा, आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, जो कि विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती थी, और कुछ विवाद आने की वजह से उसको क्या फिर प्रकाशन उसका बंद कर दिया गया।
व्यापारिक विश्वास में गिरावट अगर किसी भी इकोनॉमी के लिए हो रहा है तो उसका सीधा सा इंपैक्ट क्या पड़ेगा, सीधा सा इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उधर इन्वेस्टमेंट कम होगा। सिंपल सी बात है। अगर व्यापारिक विश्वास में गिरावट हो रही, अगर व्यापारिक विश्वास में गिरावट, इसीलिए जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती थी तो उसमें हर देश की रैंकिंग ये डिसाइड करती थी कि किस देश में कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है। सो यहाँ पे क्या, अगर गिरावट हो रही है व्यापारिक विश्वास में तो निवेश कम होगा, और निवेश कम होगा तो जाहिर सी बात है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, क्या ना, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। मेरा आप सभी से एक सवाल है, आप सभी से मेरा ये सवाल है कि वर्तमान में डब्ल्यूटीओ में कितने मेंबर हैं? फटाफट कमेंट करके आप क्या बताएंगे? फटाफट आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान समय में डब्ल्यूटीओ में कितने मेंबर हैं? एनीवन? ठीक है ना। अच्छा, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे, ये तो खैर अलग ही चीज पूछ रहा है, चलो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। कौन सा कथन गलत है? अच्छा, आप लोगों ने जवाब दिया क्या, डब्ल्यूटीओ में कितने मेंबर हैं? ये 189 डब्ल्यूटीओ में हो गए तो आईएमएफ में कितने हो गए? ऐसी गलतियां आप लोग मत करिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं ना जिसके लिए आप मेरा वेट ना करें ना कि मैं इसको क्यों नहीं पढ़ाया मैंने। ये तो आपको देखो पता होना चाहिए ना कि आईएमएफ में कितने सदस्य हैं, डब्ल्यूटीओ में कितने सदस्य हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आप मेरा इंतजार तो ना करें, मैं पढ़ाऊंगा लेकिन आप तब तक इंतजार ना करें। खैर, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल कह रहा कौन सा कथन गलत है। पहला स्टेटमेंट है, एक एकल बाजार के लिए श्रम संचलन की बाधाओं को हटाने की आवश्यकता है। ठीक है, 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, जो कि सही है। एक एकल बाजार के लिए श्रम संचलन की बाधाओं को हटाने की आवश्यकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना। मुक्त व्यापार क्षेत्र के सदस्य और गैर सदस्यों से आयात होने वाले वस्तुओं और सेवाओं पे, अब इसमें भी शायद पूरा क्वेश्चन नहीं प्रिंट है। खैर, अभी की परिस्थितियों में यही वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। बाकी ये भी सही है कि अगर कोई देश किसी सीमा शुल्क संघ में शामिल होता है तो वह गैर सदस्यों के साथ, अब इधर भी नहीं लिखा है, हो सकता है इधर लिखा हो कि भेदभाव कर सकता है। ये क्वेश्चन पूरा प्रिंट होने की वजह से बहुत बेहतर तरीके से क्या डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है। 11-12 में ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल वाले घर कितने, 82% थे। अब इसमें फिर अगला भी सवाल पूरा प्रिंट नहीं है, इसको भी छोड़ेंगे फिर, है ना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जरिए किस क्षेत्र पे ध्यान केंद्रित किया गया? गरीबी उन्मूलन, असमानताओं में कमी लाना, कृषि का विकास करना, या रोजगार का निर्माण करना। तो अगर आपने मेक इन इंडिया के बारे में चलते चलते भी कहीं सुन लिया होगा तो उधर से क्या बात थी, मेन उधर से मेन बात ये थी, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। किसकी प्राप्ति करना? आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति में देखो काफी चीजें आ जाएंगी कि हम ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करें जो हमारे यहाँ आवश्यक है ना। और जब उत्पादन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट भी हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और एम्प्लॉयमेंट भी क्या क्रिएट होगा। तो सो इसका राइट आंसर क्या, मेक इन इंडिया का, कि रोजगार को निर्माण करना, इस पे ध्यान केंद्रित किया गया। इसी में मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया, इसकी भी बात की गई। चलो ठीक है, 16-17 के दौरान आयात मूल्य कितना था? ये चीज मैंने अभी शायद करंट में आप लोगों को नहीं पढ़ाई है क्या? ये चीज अगर मैंने करंट में नहीं पढ़ाई होगी तो कोई नहीं, मैं इसको फिर से क्या आपको पढ़ा दूंगा। उस टाइम ये इतना हुआ करता था, 384 अरब अमेरिकी डॉलर। फिर क्या, पूर्ति पक्षीय अर्थशास्त्र के अनुसार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? जो देखो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स से थी, उनके अकॉर्डिंग अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लेके आना है तो क्या करना है, उत्पादन पे ध्यान देना है ना। सबसे अच्छा तरीका क्या, उत्पादन पे ध्यान दे करके, बैंक दर, टैक्स, सीआरआर, एसएलआर, इन सबको सप्लाई साइड वाले इकोनॉमिस्ट ने नहीं महत्व दिया। अगला के 1 जुलाई को केंद्रीय पूल में गेहूं के लिए न्यूनतम संग्रहण मानदंड क्या है? जब आपने खाद्यान्न वगैरह को पढ़ा, उधर मैंने आपको एक नोट्स दी थी, उधर आप देखिएगा, इस तरीके का डेटा आपको मिल जाएगा कि कितना खाद्यान्न में किसका क्या उत्पादन है।
फिर अगला सवाल क्या, झारखंड के गरीब परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत सब्सिडी वाले चावल की कितने किलोग्राम मात्रा उपलब्ध कराई जाएगी? 35 किलोग्राम कराई जाएगी, सबके लिए वो बराबर का है ना। राजकोषीय नीति क्या होता है? मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक की कार्यवाही, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी, है ना। खर्चे और कर निर्धारण की नीतियां जो सरकार के द्वारा उपयोग की जाती हैं, या अपना कर दायित्व कम करने के लिए कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली जो भी बात लिखी हो, वित्तीय बाजारों के कामकाज को नियंत्रित करने वाले से, ये भी पूरा नहीं लिखा। तो देखो, कर निर्धारण की नीति जो आपकी राजकोषीय नीति होती है, उसमें सरकार क्या, उसमें राजकोषीय नीति के माध्यम से दो चीजों पे ध्यान दिया जाता है। एक तो उसमें ध्यान दिया जाता है बजटरी सिस्टम के माध्यम से, है ना, और दूसरा उसमें टैक्सेशन सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर और टैक्स, इन दो पे फोकस किया जाता है फिस्कल पॉलिसी में। तो खर्च और कर निर्धारण की नीतियां जो कि सरकार के द्वारा उपयोग की जाएं, वो किसके तहत आएंगी? वो आएंगी आपकी क्या, राजकोषीय नीति के तहत। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट राजस्व प्राप्ति का एक घटक नहीं है? अब याद कीजिए, मैंने आप सभी को बजट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया, बजट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आप सभी को पढ़ाया हुआ है। ये जो राजस्व प्राप्ति का एक घटक नहीं है पूछ रहा है, इट मींस ये क्या है, रेवेन्यू रेसिप्ट्स के बारे में आपसे क्या पूछ रहा है, राजस्व प्राप्ति के बारे में आपसे पूछ रहा है। आय पे जो कर होगा, ब्याज प्राप्ति होगी, संपत्ति और पूंजी पे कर, ये सभी की सभी चीजें क्या, ये सब रेवेन्यू रेसिप्ट्स में है। लेकिन ऋण और अग्रिमों की वसूली करना, ये रेवेन्यू रेसिप्ट्स में नहीं आएगा आपका। ठीक है ना। तो बजट स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर इसमें आपको वही कथन और कारण वाला है कि एक अधिकारी अपने उत्पाद के निर्गतों को स्तर पे कभी नहीं लाता। ये भी सवाल देखो पूरा लिखा नहीं है, अभी ये सवाल मैं फिर से देखूंगा कहीं अगर कुछ मिल जाता है तो। कौन सा संगठन भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए उधार वगैरह देने का कार्य करता है? ठीक है ना। सो इसका राइट आंसर क्या, इसका राइट आंसर क्या, नाबार्ड। नाबार्ड भी मैंने आपको जो बेसिक बातें हैं नाबार्ड की, वो भी मैंने आप सभी को पढ़ा रखा है। उम्मीद है कि इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल क्या, 11-12 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सर्वाधिक परसेंटेज वगैरह कहाँ था? तो ये तो उस टाइम छत्तीसगढ़ में हुआ करता था। ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखो, अभी इसमें मैंने एमपीआई के बारे में आपसे कई लेक्चर में थोड़ी थोड़ी पूरी चर्चा कर दिया है ना। तो एमपीआई का जो नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया हुआ था, उस चीज पे आप लोग अपना क्या फोकस बनाने का प्रयास करिएगा, उस चीज पे आप अपना फोकस बनाए रखिएगा। तो ऐसे सवाल आएंगे तो आप कर ले जाएंगे। इसके अलावा क्या, पीएलएफएस रिपोर्ट जो आती है, पीएलएफएस रिपोर्ट, इसकी चर्चा मैंने करंट इकोनॉमी वाले क्लास में किया था, लेकिन मैंने सोचा है कि अभी एक बार इसको फिर से पढ़ा दूंगा डिटेल में। अगला सवाल क्या, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा कर सर्वाधिक वगैरह देता? अब देखो, कॉर्पोरेशन टैक्स जो है और एक क्या, जीएसटी, इन्हीं में लड़ाई चलती रहती है। सो बजट वाली क्लास अगर आपने देखी होगी तो आपको इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। अगला क्या, भारत में हाल ही में किए गए विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या था, डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य क्या? एक तो चलो काले धन को नियंत्रण में लेना, सरकार बार बार ये कह रही थी कि बहुत सारा काला धन है, उसको क्या हम नियंत्रित करेंगे। भ्रष्टाचार को नियंत्रण में लेके आना है, ये भी कुछ हद तक ठीक हो सकता है ना। आतंकवादी गतिविधियों के लिए कम मूल्य वर्ग नोटों का उपयोग रोकना, ये तो ऑफिशियली ऐसी कोई बात नहीं थी। मनी सप्लाई को बढ़ाना, ये भी नहीं था। सो ये दो चीजें आपकी हो सकती हैं, पहला और दूसरा। हाँ, पहला और दूसरा इधर आप देखें सही है ना। अगला सवाल, कुछ बातें हैं, इसको पढ़ना है और बताना है क्या है इसमें सही है गलत है। तो 1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने निजी क्षेत्र को बढ़ाने वगैरह पे अधिक जोर दिया, वो तो आपको पता ही चल जाता है। एलपीजी पॉलिसी का मतलब ही क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो ये क्या, निजी क्षेत्र को बढ़ाने पे जोर देंगे, निवेश पे लाभ की कम दर, क्षमता का अनुपजाऊ उपयोग और आवश्यकता से अधिक कर्मचारी होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र आशा भंग होना शुरू हुआ, है ना। तो ये भी बातें काफी हद तक सही हैं। सो इसका राइट आंसर क्या, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला फिर क्या है, 16-17 के दौरान भारत का शीर्ष आयात साझेदार देश कौन सा था? ठीक है ना। तो ये हमेशा से देखो चाइना ही इधर क्या कब्जा जमा के बैठा हुआ है। लेकिन अभी रिसेंट में एक सवाल मेरा अनुमान ये है कि पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार देश कौन सा है? तो व्यापार साझीदार देश सबसे बड़ा आजकल क्या अमेरिका हो गया है, यानी कि यूएसए हो गया है। इसके पहले क्या चाइना हुआ करता था, क्या ना। अगला क्या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सब्सिडी वाले अनाजों को प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट लोगों को शामिल किया गया? 75%। तो ये चीज भी मैंने आपको पढ़ाई। तो क्या कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है। अच्छा ये क्या जीएसटी आप सभी जानते हैं, ये वस्तु और सेवा कर है। इट मींस क्या वस्तुओं और सेवाओं पे लगेगा। इट मींस क्या इनडायरेक्ट टैक्स है। बाकी कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारी चीजें क्या डायरेक्ट टैक्स होती हैं। विश्व व्यापार संगठन के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय के मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन। अब देखो एक सवाल ये उस टाइम पूछा था ना, अभी रिसेंट में मैंने आपको क्या बोला कि जो जून 2022 में सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ? याद रखिएगा जेनेवा में। ठीक है ना, ऐसे सवाल आएगा तो कर लेंगे। ये आपसे पूछ रहा है एमआरटीपी एक्ट जो 1969 में आया, हो सकता है ये पूछ रहा हो किस वर्ष लागू हुआ, तो 69 में आया, 70 में लागू हुआ, 2002 में खत्म करके सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया गया, है ना। अभी क्या गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना उस टाइम इतना हुआ करता था, अभी इस बार कितना था आप लोगों को याद होगा, 2125 रुपए था क्या, है ना, इसी के आसपास कुछ था। तो ये तो एमएसपी वगैरह भी मैंने आपको पढ़ा रखी। अगला सवाल क्या बुनियादी मूल्यों पे सकल मूल्यवर्धन का मतलब क्या होता है? ये जीवीए क्या बला है? जीवीए देखो जब आपको जीवीए निकालना है तो इसमें आप निकाल लेना जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और उसमें से आप निकाल देना क्या उत्पाद पे जो टैक्स लग रहा है, ठीक है, उत्पाद पे। अच्छा मैं अभी आपको क्या नेशनल इनकम का वीडियो दूंगा 3 लेक्चर, वो 3 लेक्चर आप कंप्लीट कर लेना, आपके ऐसे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। फिर क्या उत्पाद पे जो सब्सिडी मिल रही उसको आप इसमें जोड़ देंगे तो आपको क्या जीवीए मिल जाएगा। सो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अगला सवाल है रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत। ये शास्त्रीय सिद्धांत क्या होता है भाई साहब? शास्त्रीय सिद्धांत आपने जैसे सुना ना क्लासिकल म्यूजिक वगैरह, है ना, तो ये वही है क्लासिकल क्लासिकल मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये क्या क्लासिकल अर्थशास्त्री वगैरह जो थे, क्लासिकल अर्थशास्त्री वगैरह जो थे उनके बारे में आपसे क्या पूछ रहा है ना, उनके बारे में आपसे पूछ रहा है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने हमेशा से किसकी मान्यता लेकर के वो चलते हैं? वो लेकर के चलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट की यानी पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर के चलते हैं। और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना था कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। मान लीजिए कि किन्हीं वजह से किसी प्रकार की समस्याओं से किसी प्रकार की दिक्कत से इकोनॉमी अगर पूर्ण रोजगार के स्तर से विचलित होती है तो अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो खुद से यानी स्वतः अर्थव्यवस्था को फिर से पूर्ण रोजगार के स्तर पे लेकर के आ जाएंगी। दूसरी चीज इन्होंने मजदूरी दर लोचशीलता की बात किया था कि मान लो इतने पे भी अगर समस्या ना सॉल्व हो तो मजदूरी में कटौती कर दो और लोगों को रोजगार दे दो तो भी फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। उसके बाद फिर किन्स महोदय आते हैं और किन्स ने भर भर के आलोचना किया क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का, बोला किसी भी इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पाया ही नहीं जा सकता है। इस तरीके की बातें खैर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको जानने को मिलती हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा रखा है। उम्मीद है कि उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलो नीचे दिए गए कारण को पढ़ो जिसके कारण एक गरीब देश का आर्थिक रूप से, अभी इसमें भी सवाल नहीं लिखा हुआ है ना। चलो देखो ऐसा करते हैं कि अभी इस क्लास में इतनी ही बातें करेंगे, ठीक है, इस क्लास में हम लोग इतनी ही बातें करेंगे। अभी मैं जस्ट आप लोगों को क्या दे रहा हूं, अभी मैं जस्ट आप लोगों के कोर्स में वो जो मैंने बोला नेशनल इनकम के वीडियोस वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। सो आप वो क्या नेशनल इनकम के वीडियो देख लीजिए, नेशनल इनकम के वो वीडियो देखिए, तो नेशनल इनकम से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट बन रहा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग बताइए, जो भी आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी बात हो, सो आप लोग इधर कमेंट करके बताएं, है ना। आप कमेंट करके बताएं आपका जो भी कहना हो, कोई भी बात हो। लगातार पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, लगातार क्वेश्चन को देखते रहिए जो आपके प्रीवियस ईयर आए, लगातार आप क्वेश्चन को एनालिसिस करते रहिए, इस तरीके का आप प्रयास करते रहिए। लगातार जब पढ़ेंगे, लगातार जब पढ़ेंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, है ना, किसी भी प्रकार की फिर आपको क्या दिक्कत नहीं आएगी आपकी तैयारी में, ठीक है ना।
तो नेशनल इनकम के मैं आपको क्या वीडियोस दे रहा हूं, आपके कोर्स कंटेंट में ये सबसे ऊपर मिल जाएगा। इसमें 3 लेक्चर हैं और कुछ पीडीएफ वगैरह हैं। तो पीडीएफ का क्या है, अगर आपको नोट्स वगैरह पढ़ना चाहेंगे आप, तो वो आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। बाकी लेक्चर अभी इसमें 3 है, अभी एक लेक्चर इसमें और होना है, तो जब वो हो जाएगा तो वो भी मैं इधर क्या अपलोड कर लूंगा। चलो, नाइस क्लास सर, थैंक यू। इवनिंग में क्लास होगी। हाँ, आज मैं आपको झारखंड इकोनॉमी के बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है सर, आप क्लास बहुत अच्छा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रेगुलर क्लास लूंगा। प्लीज टेक 2 क्लासेज एवरी डे। ये दरअसल इसलिए नहीं पॉसिबल हो रहा है, अभी रिसेंट में मेरे इतने बैच चल रहे हैं। जैसे अभी देखो यूजीसी का एग्जाम आ गया है ना, तो उधर थोड़ा सा वर्कलोड, फिर क्या मध्य प्रदेश का क्लास, तो कई क्लासेज की वजह से क्या फिर डिस्टरबेंस हो जाता है। बट आई विल ट्राई कि जितना मैक्सिमम आपके साथ में दे पाऊं वो दूं। अदरवाइज ये जो क्लासेस जैसे यूजीसी वगैरह का एग्जाम 20 जून को हो जाएगा, उसके बाद अभी मैं आप लोगों को बहुत कुछ मैंने प्लान बनाया देने का। मैं आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह मॉडल दूंगा कि आप जो है किन किन क्वेश्चन पे फोकस कर लें, किधर अपने कैसे तैयारी करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी एग्जाम है, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि आपका एग्जाम नहीं। ठीक है ना। सो अभी क्लासेस वगैरह आपको मिलेंगी, डोंट वरी। और एग्जाम आपका भी है मुझे पता है, लेकिन अभी क्या है उनका एकदम पास में आ गया, इसलिए उधर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ा। हाँ, खैर, आपका भी बराबर जो है मेहनत होना चाहिए, मेरा भी जो भी प्रयास है सहयोग है आप सभी के लिए। और मैं बराबर अपने क्लास में ये कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत चीजें ना बता करके वो चीजें बताऊं जो कि आपके पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा कराऊंगा, परेशान मत होइए। आपका भी नेट का एग्जाम है। खैर, अभी आपका जो झारखंड पीजीटी का सिलेबस है और जो नेट का सिलेबस है, इन दोनों में तो देखो काफी डिफरेंस है। तो उसमें फिर क्या मैं आपको बता सकता हूँ, देखो जो करंट का मैंने आपको दिया झारखंड वाले कोर्स में, वो आपका यूजीसी में काफी हेल्पफुल हो जाएगा। इस तरीके की तमाम चीजें हैं। बाकी अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक वगैरह में दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके। सो पढ़िए लिखिए आप लोग लगातार। आज शाम को मिलेंगे क्लास में हम लोग, ठीक है ना, झारखंड इकोनॉमी के कुछ फैक्चुअल आंकड़ों के साथ। ओके, चलो, थैंक यू। थैंक यू।